नमस्कार, आज दिनांक 14 मई 2012 सिटी न्यूज हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत करते हूँ। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। विजय तिवारी के आत्महत्या के कारण की जांच अधर में लटकी, बेटे के मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलाने दर बदर भटक रहा बाप। राधाकृष्ण रेसिडेंसी फिर विवादों में, एक ही फ्लैट बेचा 3 ग्राहकों को, विवादित अपार्टमेंट के कई फ्लैटों में लगा है सील। पुलिस के बदसलूकी की शिकार महिला लगा रही न्याय की गुहार। युवक क्रीड़ा मंडल ने किया नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान। और एमएलसी चुनावी मैदान के सरगर्मियों ने पकड़ा जोर, प्रत्याशियों का मेल मिलाप अभियान जारी। न्यूज बुलेटिन के इस भाग के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। देखते संपूर्ण समाचार विस्तार से। हजरत मद्रासी बाबा का 37वां उर्स रविवार को शहर में बड़ी धूमधाम से मनाया गया। उर्स के उपलक्ष्य में स्थानीय छत्रपुरी खिड़की से भव्य संदल भी निकाला गया। इस संदल में बाबा की सजी सवरी प्रतिमा भी रखी गई थी। हजरत मद्रासी बाबा का 37वां उर्स रविवार को भाविकों ने बड़ी श्रद्धा और उत्साह से मनाया। हजरत मद्रासी बाबा के 37वें उर्स के उपलक्ष्य में स्थानीय बलगांव रोड पर छत्रपुरी खिड़की के सामने स्थित राठी गैरेज में विभिन्न कार्यक्रम संपन्न हुए। राठी गैरेज के संचालक शैलेश राठी और पंकज राठी बीते 15 वर्षों से बड़ी धूमधाम से मद्रासी बाबा का संदल मनाते हैं। उर्स के उपलक्ष्य में इस परिसर को रोशनाई से सजाया गया था। रविवार की शाम मद्रासी बाबा के उर्स पर भव्य संदल निकाली गई। जगमगाती रोशनाई तथा ढोल ताशे के गूंज पर शहर से निकली यह संदल कटबी बाजार, लोहा बाजार, टांगा पड़ाव चौक, चांदनी चौक, नागपुरी गेट आदि मार्गों से होकर हैदरपुरा स्थित बाबा के दरगाह पहुंची। वहां राठी परिवार द्वारा दरगाह पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। मद्रासी बाबा के 37वें उर्स पर निकले संदल में सैकड़ों श्रद्धालु शामिल हुए थे। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में रविवार को आर्ट ऑफ लिविंग अमरावती द्वारा महासत्संग स्थानीय लॉ कॉलेज के प्रांगण में संपन्न हुआ। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर जी, इनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में आर्ट ऑफ लिविंग अमरावती शाखा द्वारा शहर में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था। श्री रविशंकर जी के जन्मोत्सव में रविवार को स्थानीय लॉ कॉलेज के प्रांगण में महासत्संग संपन्न हुआ। इस महासत्संग में आर्ट ऑफ लिविंग के पदाधिकारियों ने रविशंकर जी के दिव्य संदेशों पर उपस्थितों को सत्संग दिया। शहर के कई अनुयायियों ने इस महासत्संग का लाभ लिया। स्थानीय शंकरनगर निवासी योगेंद्र पद्माकर दातेराव ने जिला सत्र न्यायालय के नकल विभाग में दीवानी मुकदमे की नकलें मिलने के लिए 4 बार अर्ज दाखिल किए, लेकिन नकल विभाग के असिस्टेंट रिकॉर्ड कीपर श्री गायनू ने फर्जी अहवाल बनाया, जिस पर सरकारी कर्मचारी रिजवी ने झूठा रिपोर्ट लिखकर दिया। फर्जी अहवाल बनाकर याचिकाओं की दिशा भूल करने वाले नकल विभाग के कर्मचारियों को निलंबित करने की मांग योगेंद्र दातेराव ने की है। माझ्या सांगण्यावरून माझ्या वकिलांनी दिनांक
12 सप्टेंबर 2018 रोजी अमरावती जिल्हा न्यायालय येथील नक्कल विभागात दिवाणी मुकदमा नंबर 400/1931 ज्याची निकाल तारीख 29/7/1932 अशी आहे, ज्याच्यामध्ये माझे आजोबा महादेवराव दातेराव हे वादी होते. या मुकदम्याच्या काही प्रमाणित प्रती काढण्याकरिता 4 नकलीचे अर्ज इथे सादर केले. तर या नकलीच्या अर्जांच्या चारी रिक्विशनवरती येथील सेकंड असिस्टंट रेकॉर्ड कीपर श्री गाथे यांनी हे प्रकरण इथे मिळून आले नाही असा परिपूर्णरित्या खोटा व दिशाभूल करणारा अहवाल लिहिला. नंतर या 4 नकलींच्या अर्जांवरती येथील सरकारी कर्मचारी श्री रिझवी यांनी या प्रकरणाच्या झेरॉक्स प्रती काढणे शक्य नाही असा परिपूर्णरित्या खोटा व दिशाभूल करणारा इथे अहवाल लिहिला. आणि ह्याच प्रकरणाच्या आम्हाला यांनी मग नंतर 3 प्रतीमध्ये सर्टिफिकेट कॉपी झेरॉक्स काढून दिल्या. मग त्याच्यावरून हे असं सिद्ध होते की येथील सरकारी कर्मचारी हे हेतुपुरस्सररित्या आमच्याबरोबर ह्या दिवाणी मुकदम्याच्या संबंधित कागदपत्र काढण्याकरिता असे खोटे रायटिंगमध्ये हे अहवाल तिथे सादर करून राहिलेले आहे. आणि ह्या प्रकरणामध्ये येथील रेकॉर्ड कीपर श्री इस्राईल शेख हे सुद्धा सामील आहे. या प्रकरणाच्या काही प्रमाणित प्रती काढण्याकरता नंतर मी स्वतः असा एक अर्ज केला, तर त्याच्याकरिता प्रमाणित प्रती मला शेवटी यांनी देण्याकरता खूप त्रास दिला. 1 महिना यांनी मला कॉप्या दिल्या नाही. तुमच्या मागणी काय मग आता? तर मला इथे ह्या नक्कल विभागात ह्या दिवाणी मुकदमा नंबरच्या काही प्रमाणित प्रती सध्या काढून राहिलेलं आहे. काही इन्स्पेक्शन कधी घ्यायचं असलं, काही हे करायचं असलं तर इथे रेकॉर्ड कीपर इस्राईल शेख हे मला वारंवार त्रास देतात आणि म्हणजे हे कॉपरेट करत नाहीत आणि म्हणजे पुष्कळ सारखा त्रास मला चालू आहे. रायटिंगमध्ये खोटे अहवाल लिहून देणं, नकला देण्याचं टाळाटाळ करणं, तुम्ही माझी तो अर्जच नव्हते स्वीकारते सुरुवातीला. तर म्हणजे असं पुष्कळ यांनी मला सुरुवातीपासून मला हेतुपुरस्सररित्या यांनी कसं मला त्रास दिला आहे. अजूनही मला या नक्कल विभागाला इथे त्रास आहे. म्हणून ह्या प्रकरणाची चौकशी व्हावी आणि संबंधित कर्मचाऱ्यांनी असं हे रायटिंगमध्ये खोटे अहवाल दिल्या कारणाने हे सरकारी नोकरीतून हे अपात्र आहेत हे व्यक्ती, त्याच्यामुळे यांना सरकारी नोकरीतून सस्पेंड करण्यात यावे अशी मी जिल्हा न्यायाधीश साहेबांकडे 30 एप्रिल 2012 रोजी निवेदन दिलेले आहे. स्थानीय भाजी बाजार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण संस्थान में श्री विठ्ठलानंद सरस्वती स्वामी के पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन किया गया था. सोमवार को श्री विठ्ठलानंद स्वामी के समाधि का अभिषेक कर पालकी तथा कीर्तन से इस पुण्यतिथि महोत्सव का समापन हुआ. स्थानीय भाजी बाजार स्थित श्री लक्ष्मी नारायण संस्थान में श्री विठ्ठलानंद सरस्वती स्वामी के पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन किया गया था. दिनांक 10 मई से 14 मई तक जारी इस पुण्यतिथि महोत्सव में हर रोज प्रस्तुत हुए संगीतमय कीर्तन में परिसर के कई श्रद्धालु शामिल हुए थे. पण त्या गावातले एक वयोवृद्ध आजोबा होते, बाजूला यांच्या राहणारे यांच्या घराच्या बाजूला असणार. त्यांनी आपल्या घरातून एक काठी आणली आणि ते यांच्या घरात आले. हा आपल्या पत्नीला मारत होता, त्या काठीनं याच्या पाठीमागून आले, ती काठी मारली याच्या पाठी. आता याला सोमवार को श्री विठ्ठलानंद स्वामी के पुण्यतिथि दिन पर महाराज के समाधि का अभिषेक किया गया. इस अवसर पर आयोजित संगीतमय कीर्तन में श्रद्धालु लीन हो गए थे. श्री विठ्ठलानंद स्वामी के पुण्यतिथि महोत्सव का पालकी यात्रा निकालकर तथा श्रद्धालुओं को महाप्रसाद वितरित कर पुण्यतिथि महोत्सव का समापन हुआ. इस अवसर पर सैकड़ों श्रद्धालु प्रमुखता से उपस्थित थे. भाजी बाजार स्थित श्री विठ्ठलानंद सरस्वती स्वामी के प्राचीन मंदिर में पुण्यतिथि महोत्सव का आयोजन कई वर्षों से होता है. ऐसी जानकारी भी श्री लक्ष्मी नारायण संस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर गिरीश बंसोड़, सचिव चंद्रकांत पारेख, विश्वस्त पांडुरंग उंडे तथा सुनील पांडे ने दी. विठ्ठलानंद सरस्वती महाराजांचं हे देऊळ आहे. हा उत्सव फार जुना आहे. महाराजांचा नेहमी परंपरागत पद्धतीने व्यवस्थित चालू आहे. रोज कीर्तन, महिला भजनी मंडळ आणि कीर्तन. आज गोपाळगडाचे कीर्तन, पुण्यतिथी, आज होळी महाराजांची समाराधना असते. त्याप्रमाणे सांगतात या सकाळी पालखी सराफा, भाजी बाजार, अंबागेट मार्केट मंदिरात आली आहे. आणि त्या गोकुळवासियांना नवीन वर्षात सुखाची प्राप्ती करून द्यावी. आणि या सगळ्या प्रकारांमध्ये भगवान गोपालकृष्णांनी कुठल्याही प्रकारचं बंधन कधीच पाळलं. म्हणून कृष्ण हा सगळ्यांना स्वतःचा माझा आहे, आपला आहे असं वाटतं. आपल्याला सगळं जग आपलं वाटतं, हो हे ठीक आहे, पण जगाला आपण आपले वाटलं पाहिजे ना.
स्वतःच्या जीवनातून तोच एक आदर्श सगळ्यांसमोर उभा केलाय की अगदी लहानांपासून थोड्या मोठ्यांपर्यंत कृष्णावर प्रेम सगळ्यांचं सारखंच होतं. म्हणून भगवान गोपाल कृष्ण अधिकाराने हे सांगतात की आगमेया एक सेव्य कैसे उदक कैसे जे ते लोक आसंती. संपूर्ण जगताला जसं पाणी हवं हवंसं वाटतं तसा माझा भक्तही मला कसा पाहिजे, जो सगळ्या जगाला आपला वाटला पाहिजे. जसं माझं चरित्र आहे, जसं माझं जीवन आहे की मी प्रत्येकाला आपलासा वाटतो, तसा जो संपूर्ण जगाला आपलासा वाटते तो माझा घरात आहे. रोज काहीतरी नवनवीन लीला मिळाली त्या गोकुळामध्ये आणि गोकुळवासियांना सुखाची प्राप्ती करून द्यावी अशीच एक संध्याकाळची वेळ. मथुरेच्या बाजाराला दही दूध ताक लोणी विकायला गेलेली एक गोपिका संध्याकाळी त्या गोकुळामध्ये परतत होती. यमुनेच्या तीरावरून येत असताना तिला समोरून कृष्ण येताना दिसला आणि तिथंच थांबली. सकाळपासून आपण घरून निघालोय, भूक लागलेली आहे, घरी जायचं आहे, घरचे लोक वाट बघतायत, सगळं 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 विसरली. कारण कृष्णाचं जे अस्तित्व होतं ते होतच कसं की कृष्ण दिसल्यानंतर इतर कुठल्याच गोष्टी लक्षातच राहत नसत त्या गोपिकांनाही, त्या गोकुळवासियांनाही. म्हणून त्यांना कृष्ण इतका साध्य करता आला. त्याचं कारण ते तिने आपल्या डोक्यावर ते सगळे दह्या दुधाचे माठ खाली ठेवले. लहानशी मूर्ती कृष्णाची आपल्याजवळ येते. जनता के रक्षक ही जब उनके भक्षक बनेंगे तो जनता न्याय की अपेक्षा किससे करेगी। ऐसी एक घटना खोलापुर गांव में घटी, जहां पीड़ित महिलाओं को न्याय देने के बजाय राठौड़ नामक पुलिसकर्मी ने महिला से फोन पर बदसलूकी कर यौन संबंध रखने की मांग की। अमरावती ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कार्यालय के खोलापुर पुलिस थाना अंतर्गत आने वाले खोलापुर गांव निवासी सौ किरण राजे चक्रे नामक महिला ने गांव के ही बदमाश एजाज खा नजाज खा इस ऑटो चालक की उसके असभ्य बर्ताव के चलते शिकायत की थी, जिससे बदमाश एजाज खान नजाज खान ने शिकायतकर्ता महिला को बुरी तरह पीटकर जख्मी किया। इस घटना की शिकायत पीड़ित किरण चक्रे ने खोलापुर पुलिस थाने में दी थी। खोलापुर पुलिस थाने में आरोपी पर अपराध दर्ज किया गया और खोलापुर पुलिस कर्मी युवराज राठौड़ ने पीड़ित महिला को न्याय देने का दिलासा भी दिया। लेकिन रविवार रात 11:15 बजे पुलिसकर्मी राठौड़ ने पीड़ित महिला को फोन कर फोन पर उससे अश्लील भाषा में बात कर पीड़ित महिला को यौन संबंध रखने की मांग की। पीड़ित महिला को न्याय देने की बजाय पुलिसकर्मी राठौड़ ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहा। जनता के रक्षक ही उनके भक्षक बनेंगे तो जनता न्याय की अपेक्षा किससे रखेगी। पीड़ित महिला पर अत्याचार करने वाले एजाज खान पर कार्रवाई करने तथा महिला को अपमानित करने वाले पुलिसकर्मी युवराज राठौड़ को निलंबित कराने की मांग पीड़ित महिला ने की है। लोखंडा पैपाने घरात मारल्यावर बेशुद्ध पडल्यावर यात टाकून जामा मस्जिद समोर अजून माझ्या जसं कसं द्रौपदीचं वस्त्रहरण करण्यात आलं तसं माझं पण वस्त्रहरण जामा मस्जिद समोर झालेलं आहे। मला आपटू त्यानं खेचून मारलं, सगळ्या लोकांच्या समोर माझी विटंबना केली, पण एक पण धावून आलं नाही। त्यानंतर मी पोलीस स्टेशनमध्ये तक्रार केली। हे जो राठौड़ पोलीस वाले आहेत त्यांना मी सांगितलं होतं 2 दिवसाच्या अगोदर युवराज राठौड़ कोल्हापूरचे आहेत ते हो खोलापूरच्या पोलीस स्टेशनमध्ये, तर तिथं मी त्यांच्या 2 दिवसाच्या अगोदरच त्यांच्याजवळ मी निवेदन केलं होतं, तरी त्यांनी माझी कंप्लेंट काही बरोबर घेतली नाही। हो बाई करून मला थांबवण्यात आलं। अद्यापर्यंत त्याला पकडलं का पोलिसांनी? नाही। एजाज खानला नाही। ज्या याटोंनी माझी एवढी मोठी विटंबना केल्यावर तो याटोच जप्त करू शकले नाही आणि एवढ्या मोठ्या जामा मस्जिद समोर माझी सगळ्यासमोर बेइज्जती करण्यात आली। अजून मला न्याय मिळाला नाही। राठौड़ शिपाई अजून मला मी त्या ज्याच्यापासून आपण रक्षक म्हणून जातो तोच अजून आपला भक्षक बनेल तर आम्ही विश्वास कोणावर ठेवायचा। त्यांनी मला रात्री फोन केला 11:30 वाजता, म्हणाला बाई मी तुमचं काम करतो तुम्ही मला माझं काय करता? मी म्हणू बा मी काय करू शकतो, तुम्ही जर माझं काम केलं तर मी तुमची साहेबांना शिफारस करेन की या यायनं बा आमचं काम केलं आहे एवढं। तर तो म्हणे ही शिफारस नाही म्हणे पाहिजे, तुमचं म्हणे शारीरिक संबंध पाहिजे का मी झोपायला येऊ का? मग सांगा आता हे जे पोलीसवाले जसे बोलू शकतात तर आम्ही विश्वास कोणावर ठेवा? ही तक्रार 2 पोलिसांच्या कानावर टाकली त्यावेळेसच।
त्यावेळेसच कानावर टाकली. पण मला जास्त म्हणजे मदतगार सरनी केली. पोलिसांकडे मी त्यांची तक्रार केली आणि मला तर काही त्याच्यात निर्णय लागला. म्हणजे काही मला पहिलपणापासूनच एवढं मोठं हे केलं. म्हणजे बाई म्हणजे स्त्री म्हणजे काय छळ खेळण्याची छडी वाटते का ते काय घेतली फेकली कुकडी. आज म्हणजे माझ्यावर करता उद्या उठून कोण्या बाईवर अत्याचार करून बाई जर जीवन जगणं म्हणजे मुश्किल केला या लोकांनी. बियानी चौक पर वाहनों पर लगी काली फिल्म निकालने की मुहिम जारी है. देखिए इस बारे में एक रिपोर्ट. तुमच्याशी बोलू का त्या गाड्या अडवून मी मला सांगा. तुम्ही काही गाडी ही गाडी आता तुम्ही जर एक गाडी चालली पकडली गाडीला हे तिसरी गाडी चालली बरोबर. एक माणूस एका ठिकाणी एक माणूस एका ठिकाणी हे जे काय करतात तुम्ही माझ्याशी काय बोलता. तुम्ही जा मी गाड्या अडवतो तुम्ही जा ना. तुम्हाला चालन दिलं ना मी. मुद्दाम काहीतरी तुम्हाला करायचं मुद्दाम काही करत नाही. मुद्दाम नाही आम्ही असंही म्हटलंय तुम्हाला. मॅडम मी तुम्हाला काय म्हटलं ते दंड भरून का ते फिल्म काढून घ्या नंतर दंड भरा. तुम्हाला म्हटलं की मी आता दंड भरा म्हणून तिथे फिल्म काढून तरी स्वतः करते बसता भानगडी करत आपण काय दंडही भरला फिल्मही काढली. चला पैसे कमावणं काय चलान दिले चलान. साहेब तुम्हाला पावती देतोय ना 100 रुपये भरल्याची का माझ्या खिशात टाकत नाही मी. मला नाही माहिती मी देता की नाही. आता 2 नंबर पावत्या असतात. बरं ठीक आहे 2 नंबर तुम्हाला कंप्लेंट करायची माझी कंप्लेंट करा. ठीक आहे चुकलं नाही साहेब. तुम्ही जे करताना जबरदस्ती त्यातला प्रकार आहे. जबरदस्ती केलेली जबरदस्ती नाही तर काय 10 गाड्या तुम्ही सोडल्या आणि 4 गाड्या पकडल्या. पाहिलं का तुम्ही आता ते गेली तू आताच गेली समोर तुम्ही आताच गेली. बरोबर तर एवढं म्हणायचं आहे की माझ्यासमोर त्यांनी 15 गाड्या सोडल्या ज्या त्यांच्या काही ओळखीच्या होत्या आणि नेमक्या आमच्या 4-5 गाड्या पकडल्या आणि सांगते की 15 दिवसापासून पेपरमध्ये येऊन राहिलं. मी वाचलेलं नाही. मी त्यांना फक्त एवढंच म्हटलं की मला 1 दिवस द्या उद्या तुमच्या तिथं गाडी आणून दाखवतो. तरी ऐकायला तयार नाही आहे. अमरावती महानगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों का रविवार को स्थानीय मुदोड़कर पेट के युवक क्रीड़ा मंडल द्वारा भव्य सत्कार किया गया. इस सत्कार समारोह में मनपा पार्षदों ने अपने सत्कार पर पार्षद ने शहर के सर्वांगीण विकास में कटिबद्ध रहने का आश्वासन दिया. अमरावती महानगर पालिका के नवनिर्वाचित पार्षदों का रविवार को स्थानीय मुदोड़कर पेट के युवक क्रीड़ा मंडल द्वारा भव्य सत्कार किया गया. मंडल के अध्यक्ष किशाभाऊ गोडगोले तथा सचिव राजेंद्र महल्ले इनके हाथों शाल श्रीफल तथा पुष्पगुच्छ देकर मनपा के नवनिर्वाचित पार्षद विलास इंगोले, प्राध्यापक प्रशांत वानखड़े, बाड़ू भुयार, मिलिंद बांबल, सौ वनिता भेले, सौ कुसुम साहू आदि नवनिर्वाचित पार्षदों का सस्नेह सत्कार किया गया. इस समारोह में सत्कार मूर्ति मनपा पार्षदों ने अपने सत्कार पर भाषण में शहर के सर्वांगीण विकास में कटिबद्ध रहकर जनता की हर समस्या का निराकरण करने का आश्वासन दिया. मला असोसिएशन समजत नव्हतं. मला फक्त आप्पासाहेब देशमुख समजत होते क्रीडा मंडळात. आप्पासाहेब जसे जसे सांगत होते तसं तसं मी करत होतो. मी मंडळ स्थापन केलं तेव्हा आम्हाला खेळण्यासाठी ग्राउंड सुद्धा नव्हतं. ही शोकांतिका आहे. पहिल्यांदा अनिल गुरगाटे तथा युवक क्रीड़ा मंडल द्वारा आयोजित विभिन्न उपक्रमों की तथा कार्यक्रमों की सराहना की. इस अवसर पर युवक क्रीड़ा मंडल के कार्यकर्ताओं सहित परिसर के नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित थे. जो सत्कार आहे की जे भाग्य आम्हाला लाभलं बाळासाहेबांनी सांगितलं. परंतु ज्या मैदानावर आम्ही खेळ ज्या गुरुजनांच्या मार्गदर्शनामध्ये या ठिकाणी क्रीडा क्षेत्रातले धडे घेतले. कबड्डी खेळ याच मैदानापासून मी शिकलो. 70 पासून या ठिकाणी मी खेळायला येत होतो. भरत भाऊ किंवा श्याम भाऊ, आप्पासाहेब आणि सर्व शरद भाऊ वगैरे सर्व महानगरपालिकेच्या निवडणुकीमध्ये निवडून आलेल्या सर्व सन्माननीय सदस्यांचा या ठिकाणी सत्कार आयोजित केला. त्याबद्दल मी युवक क्रीडा मंडळाचा मनापासून आभारी आहे. आणि युवक क्रीडा मंडळाचं क्रीडा क्षेत्रात मोठं योगदान आहे आणि हे योगदान
कधीही विसरण्यासारखं नाही. या मैदानावर अनेक खेळाडू घडले. या मैदानावर खेळाडू घडत असताना अनेक खेळाडूंना नोकऱ्या सुद्धा उपलब्ध झाल्या आणि या मंडळाने कुठलंही मोठं आयोजन केलं तर या अमरावती शहरातला एक नागरिक म्हणून, क्रीडा क्षेत्रातला एक कार्यकर्ता म्हणून, विदर्भ कबड्डी असोसिएशनचा अध्यक्ष म्हणून मंडळाने आयोजन केलं तर एक कार्यकर्ता म्हणून सतत या मंडळाला सर्वपरी मदत करण्याच्या संदर्भातली भूमिका या सत्काराला उत्तर देत असताना देतो. परत एकदा मी युवक क्रीडा मंडळाचा मनापासून आभारी आहे. धन्यवाद. जय हिंद. रुक्मिणी नगर के राधाकृष्ण रेसिडेंसी के फ्लैटों में संपत्ति विवाद के चलते सील लगाए जा चुके हैं. बिल्डर संतोष सिरभाते ने इस अपार्टमेंट के फ्लैट बेचने वक्त एक फ्लैट 3 ग्राहकों को बेचा है, ऐसे सामने आया. फ्लैट ग्राहक इस धोखाधड़ी के खिलाफ पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं, पर पुलिस भी उनकी शिकायत को कचरे की टोकरी बना रही है. ऐसी शिकायत धोखाधड़ी के शिकार ग्राहक कर रहे हैं. रुक्मिणी नगर इलाके में स्थित ये राधाकृष्ण रेसिडेंसी बिल्डर के जालसाजी की करतूतों की वजह से विवादों में घिर चुकी है. बता दें कि संपत्ति विवाद के चलते इस अपार्टमेंट के कई फ्लैटों में सील लगाए हैं, जिसके कारण ये प्रकरण न्याय प्रविष्ट है. ऐसे में इसी अपार्टमेंट के फ्लैट अनेकों को बेचे जाने का मामला प्रकाश में आया. शिरभाते बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के राजेश बाबा साहेब शिरभाते इसने इस राधाकृष्ण रेसिडेंसी का फ्लैट 3 ग्राहकों को बेचे जाने का मामला प्रकाश में आने से बिल्डर शिरभाते की जालसाजी भी उजागर हुई. इस अपार्टमेंट का ताबा नगर रचना के मंजूर नकाशानुसार 12,51,000 के भरना पावती के साथ संतोष बाबूलाल जी मालवीय के पास है और संतोष का छोटा भाई बबलू और उसकी पत्नी इस फ्लैट में रहते भी थे. पर फ्लैट में मीटर नहीं लगा होने से वह रात को उत्तम नगर निवासी एक रिश्तेदार के घर सोने चले जाते थे. नित्य क्रमानुसार रविवार की रात भी बबलू मालवीय और उसकी पत्नी फ्लैट को ताले लगाकर बाहर निकले थे. पर जब वो सोमवार की सुबह अपने फ्लैट पर लौटे तो उन्हें फ्लैट का ताला टूटा हुआ दिखा और घर का सामान भी बाहर निकालकर फेंका हुआ दिखाई दिया. अचरज की बात तो यह कि मेजर राजपूत नामक व्यक्ति की पत्नी उसकी बेटी के साथ बबलू के फ्लैट के भीतर बैठे थे और दावा कर रहे थे कि ये फ्लैट हमने खरीदा है. सौ मालवीय ने सिटी न्यूज को ये जानकारी दी. करके गया, कल शाम में भी चक्कर मार के गया और हमारे यहाँ पर लाइट नहीं है घर में, इसलिए हम शाम को यहाँ पे लॉ कॉलेज के वहाँ पे सत्संग का प्रोग्राम था रविशंकर महाराज का, तो हम लोग वहाँ पर गए हुए थे. वहाँ से हम लोगों को आने को टाइम हो गया, 11 बज गए. तो लाइन ना होने की वजह से हम लोग मेरी मम्मी के उत्तम नगर चले गए सोने के लिए. तो रात में ये 12 बजे के टाइम पर ये सब हुआ है. हमारा घर तोड़ा उन्होंने, दरवाजा तोड़ा, कबर्ड में का सब सामान निकाल करके फेंक दिया और ज्वेलरी और कैश उसमें से गायब है और पूरे घर में तोड़ फोड़ किए. फ्लैट आपका है? फ्लैट जेठ जी का है. वो कैसे मालूम ये सब तोड़ा फोड़ी उसने किया? अभी हम सुबह आए घर पे वापस तो वो टाइम पर नीचे चप्पल स्टैंड, जूते चप्पल नीचे पड़े हैं, बाजू के घर पे सामान वगैरह पड़ा है, ताला टूटा हुआ दिखा, बाहर सब चाय पत्ती है वो सब सामान बर्तन बाहर भी फेंक फाक किए हुए हैं. और इनको बोला है सिर्फ. और ये मिसेस राजपूत यहाँ पर बैठे थे घर में, ये और इनकी ननद. तो इनको मैंने पूछा कि आप यहाँ पे क्या कर रहे करके, तो इनको शिरभाते का फोन आया, बोले कि फ्लैट खाली है, आप वहाँ पे चले जाओ रहने के लिए. शिरभाते 2 टाइम का चक्कर लगा के गया. शाम में जो सामान फेंका हुआ है उसमें बाजू में बर्तन है घर में के, किचन में के, पर्स है मेरी घर में रखी वाली, उसमें 2000 रुपए थे. अब वो है या नहीं उसमें पता नहीं, बाजू के बिल्डिंग पर पड़ी हुई है वो पर्स. और कुछ डॉक्यूमेंट्स भी थे उसमें, जैसे इलेक्शन कार्ड वगैरह रहता वो भी है. उधर वो फेंकी हुई है, इधर घर में सब सामान फेंक दिया, भगवान उधर फेंक दिए ले जा करके उन्होंने. अलमारी में के सब कपड़े निकाल करके फेंक दिए और एक्स्ट्रा चाबी जो रहती कबर्ड की वो कपड़ों के अंदर, नए कपड़ों के अंदर रखी हुई थी, उससे ताला खोला हुआ दिख रहा है और उसमें से ज्वेलरी और कैश सब चोरी गई वाली है, कुछ भी दिख नहीं रही उसमें. मेजर राजपूत मुंबई निवासी है और उसके रिश्तेदारों को बिल्डर शिरभाते ने ये कहा था कि आपका फ्लैट खाली है, जाकर ताबा कर लो, ऐसा सौ राजपूत ने बताया. और ये भी बताया कि बिल्डर शिरभाते कुछ किराए के आदमी लेकर मालवीय के फ्लैट का सामान बाहर फेंकने के साथ साथ जिन फ्लैटों में सरकारी सील लगा है वह सील भी तोड़ने की आपराधिक करतूत कर चुका है. इतना ही नहीं,
तो यही फ्लैट और तीसरे ग्राहक को भी बेचे जाने की खबर है, जिससे ग्राहक पुलिस से न्याय की गुहार लगा रहे हैं। पहले तो पुलिस ने इस ओर ध्यान ही नहीं दिया। जब सीपी को इस बाबत की जानकारी दी गई, तब जाकर फ्रेजरपुरा पुलिस घटनास्थल पहुंची, ऐसा भी भुक्तभोगी शिकायतकर्ताओं का कहना है। संपत्ति घोटाले की वजह से अमरावती महानगर चर्चा में है ही। बिल्डरों का 39 भूखंड घपला भी न्याय प्रविष्ट है। ऐसे में बिल्डर एक ही फ्लैट अनेकों को बेचने की जालसाजी करने से भी बाज नहीं आ रहे। ऐसे में न्यायोचित कार्रवाई करेगा कौन, ऐसा सवाल पूछा जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दहेज लोभी ससुराल वालों के दबाव के चलते रेल से कटकर आत्महत्या कर चुके मृतक विजय विनायक तिवारी के मृत्यु के लिए जिम्मेदार ससुराल वालों पर कार्रवाई करने की मांग मृतक का बाप कर रहा है। नागपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय को भी इस आशय का निवेदन सौंपा गया। विगत 26 अप्रैल को दामनगांव के रेल स्टेशन कैबिन के पास विजय विनायक तिवारी नामक युवक ने रेल से कटकर आत्महत्या कर ली। शेगांव रेल पुलिस ने इस आत्महत्या की जीरो के कार्रवाई के तहत नोंद लेकर जांच अधर में लटका दी है। मृतक विजय ने दहेज लोभी एवं षड्यंत्रों में माहिर आरोपी ओम प्रकाश चौबे, विजया चौबे, अश्विनी चंचल तिवारी, पूजा ओम प्रकाश चौबे, विनोद चौबे, अनीता चौबे, इनके मानसिक एवं आर्थिक लेन देन की मांग करने के दबाव के चलते ही रेल से कटकर आत्महत्या की है, ऐसा आरोप मृतक के पिता विनायक रघुनाथ तिवारी ने करते हुए इस प्रकरण की न्यायिक जांच करने का मांग पत्र वाला निवेदन नागपुर रेल पुलिस के अधीक्षक को सौंपा है। और मेरा बच्चा जो विजय उर्फ बालू विनायक तिवारी, इसकी 25 तारीख को इसको आत्महत्या करने के लिए धामनगांव के रहवासी ओम प्रकाश जग प्रसाद चौबे और उनकी लड़की अश्विनी ओम प्रकाश चौबे, उसकी पत्नी विजय ओम प्रकाश चौबे, उनके भाई विनोद जग प्रसाद चौबे और उनके भाई की औरत अनीता विनोद चौबे, इन्होंने मेरे बच्चे को ऐसा ब्लैकमेल किया कि मेरे बच्चों को मजबूर कर दिया, आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। मेरा बच्चा 25 तारीख को सुबह 5:30 बजे धामनगांव के लिए गया था और धामनगांव से मुझे फ़ोन किया कि पापा ये लोगों को फ़ोन करो, इन लोगों से माफ़ी मांगो, पाँव पड़ो। मैंने उनको चौबे परिवार को फ़ोन करके माफ़ी मांगा, पाँव पड़ा कि भाई मेरे बच्चे की शादी कर दो। मेरा बच्चा उनके लड़की से प्रेम करता था और उन्होंने मंगनी भी किए थे। 12 महीने पहले मेरे बच्चे के साथ में मंगनी किए थे कि भाई तुम्हारे लड़के को हमारी लड़की देते, पूजा ओम प्रकाश चौबे। तो हम शादी के लिए तैयार थे, मंजूर थे, उसके माँ बाप भी तैयार थे। और 25 तारीख को मेरा लड़का जब गया, वहाँ से फ़ोन किया कि पापा माफ़ी मांगो। हमने उन लोगों से माफ़ी मांग ली। उसके बाद में शाम को हमारा बच्चा शेगांव में वापस आया और हमें बताया कि पापा को हम लोग अपन बोले इन लोगों की मांग पूरी नहीं कर सकते, क्योंकि बोले ये लोग बोल रहे हैं कि तुम्हारा जो प्लाट है वो प्लाट वो लड़की के नाम पे शादी के पहले कर दो, 1.5 लाख रुपया उसके नाम पर डालो शादी के खर्च के लिए और चैन अंगूठी भी दो इन लोगों को। तो ऐसे बताया और बोले अपन लोग बोले इन लोगों की मांग पूरी कर नहीं सकते। फिर भी बोले अपने को तीनों को हम मम्मी पापा और मैं अपने तीनों को वहाँ पे शादी की बात करने के लिए बुलाया है। ऐसे बोल के रात में हम लोग खाना वाना खा के सोए। फिर रात में 1:30 बजे पूजा ओम प्रकाश चौबे का मेरे बच्चे को फ़ोन आया कि तुम्हारे माँ बाप को मत लाओ और तुम अकेले आ जाओ वहाँ पे शादी की बात करने के लिए। हमारा बच्चा सुबह 5:30 बजे उठकर धामनगांव के लिए रवाना हुआ और बडनेरा से फ़ोन किया कि पापा आप लोग बोले ये लोगों की मांग अपन पूरी कर नहीं सकते, बहुत लालची लोग हैं, और बोले आप उर्दू भैया के साथ में आ जाना, वो महाराष्ट्र ट्रेन से आ जाना। फिर हमारे बच्चे का 1 बजे फ़ोन आया कि पापा आप उर्दू भैया को मम्मी को लेकर आप आ जाओ और घर में पैसे जो रखे 5,000 वो भी लेकर आ जाओ, ये लोग बहुत लालची लोग हैं ये। और 1:22 पर मेरे बच्चे का मुझे SMS आया कि मेरे मरने की वजह मेरी भाभी अश्विनी चंचल तिवारी और उसकी माँ विजया ओम प्रकाश चौबे हैं। इन दोनों ने मुझे ब्लैकमेल किया और मुझे मरने के लिए मजबूर किया। इन दोनों ने मेरे मरने का कारण इन दोनों को मेरे मरने के बाद में कड़ी सज़ा दिलाना और मेरे मरने की वजह इन दोनों से पूछना, ऐसे बोलकर मेरे बच्चे का मैसेज जब आया उसके बाद में मैंने कॉल किया तो बच्चे का फ़ोन कोई उठा नहीं रहा था। थोड़ी देर के बाद में मेरे बच्चे का फ़ोन एक आदमी ने उठाकर बताया कि बोले भैया ये जो बच्चा जो आप फ़ोन कर रहे थे कौन है? मैं बोला मैं ये फ़ोन वाले बच्चे का पिता हूँ।
उसने बताया कि बोले भैया आप देरी से आओ, बोले ये बच्चा लाइन के ऊपर कट गया है और मेरा बच्चा तो कटा नहीं है, इन लोगों ने हत्या की है मेरे बच्चों को मरने के लिए मजबूर कर दिया है और मेरे बच्चे को मारने के लिए इन लोगों ने मजबूर कर दिया है। और मेरे बच्चे के जो कातिल हैं अभी तक भी आज़ाद घूम रहे हैं। 16 दिन हो गए, अभी तक भी किसी को अटक नहीं किया गया है। हमारा जीने मरने का सहारा सब, हमारी कमाई आमदनी सब वही था, हमारा जीने का सहारा छीन लिया गया है। अभी तक ये दुश्मन जो हमारे बच्चे के अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। हमारी विनती है कि इन दुश्मनों को अटक किया जाए, हमको कड़ी से कड़ी इन लोगों को सज़ा मिलना चाहिए। ऐसी हमारे ऊपर कई मेहरबानी करके हमारी हाथ जोड़ के विनती है कि इन दुश्मनों की तरफ देखा जाए और इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। तो मेरे आदमी का बयान है वही मेरा भी बयान है, बाकी इसमें कोई भी गलत नहीं है। मृतक विजय ने अपने मृत्यु पूर्व लिखे चिट्ठी में और परिजनों को भेजे SMS में भी मृतक के ससुराल वालों पर ही कार्रवाई करने की और इन्हीं के वजह से आत्महत्या का कदम उठाने का उल्लेख कर रखा है। फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही, ऐसा पूछा जा रहा है। अब नजर डालते कुछ मुख्य खबरों पर। आगामी 31 मई को होने वाले श्री शिवाजी शिक्षण संस्था के चुनाव के लिए अब चौथा पैनल भी तैयार हुआ है। पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख ने सहकार क्षेत्र के महारथी को लेकर डॉक्टर पंजाबराव देशमुख पैनल गठित कर चुनाव में उतारा। इस पैनल के तहत श्री हर्षवर्धन देशमुख अध्यक्ष पद के लिए, श्री आबा साहेब बुरघटे तथा मोहनराव जायले उपाध्यक्ष पद के लिए, कोषाध्यक्ष पर शरदराव तसरे तथा श्री नरेश चंद्र ठाकरे, हेमंतराव काळमेघ, श्री अशोकराव गावंडे, श्री एकनाथराव बंड सदस्य पद के लिए श्री शिवाजी शिक्षण संस्था अमरावती 2012 के चुनाव लड़ेंगे। ऐसी जानकारी पूर्व मंत्री हर्षवर्धन देशमुख ने सोमवार को संपन्न एक पत्रकार परिषद में दी। याच निवडणुकीमध्ये सगळे सहभागाची आवश्यकता का लागली? माझी आवश्यकता असं मी नाही म्हटलं, मी माझी सर्व्हिस ऑफर केली। सर्व सहकार्यांनी मला म्हटलं की आता तुम्ही रिकामे आहात, इकडे या, असंच ना तुम्हाला हेच माझं म्हणणं असं नाही आहे। 4 पॅनल झालेले आहे याच्यात, आता हर्षवर्धनचं म्हणणं आहे आमचा अनुभव संस्थेमध्ये आम्ही जवळजवळ मी 87-92 मध्ये कार्यरत होतो। मान्य तसरे साहेब 2 वेळा या संस्थेमध्ये कार्यरत होते। आम्ही सर्वच वेगवेगळ्या क्षेत्रामध्ये वावरलेली मंडळी आणि आम्हाला असं वाटतं की एक चांगले कार्यकर्ते म्हणून, एक चांगले प्रशासक म्हणून आम्ही या संस्थेचा मध्ये चांगलं काम, लोकांचं समाधान करू शकतो आणि ही संस्था पुढे नेऊ शकतो। जी वर्तमान कार्यकारिणी आहे त्या महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव काउंसिल के अमरावती विधान परिषद चुनावी रणसंग्राम में जमे चारों प्रत्याशियों के साथ चुनाव अधिकारी राहुल रंजन महिवाल की एक महत्वपूर्ण प्रशासकीय बैठक सोमवार को हुई। 25 मई को MLC के चुनावी मतदान होंगे, तब तक उम्मीदवार आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें, ऐसी सूचना जिलाधीश ने प्रत्याशियों को दी। विधान परिषद चुनाव के 2 मतदान केंद्र अमरावती शहर में होंगे। मतदान तक मतदाताओं को भेंट वस्तु देना, खाना खिलाना आदि आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। प्रत्याशियों के चुनावी खर्चे की कोई भी सीमा तय नहीं है, प्रत्याशी अपने मर्जी अनुसार खर्च कर सकते हैं आदि सूचनाएं चुनाव अधिकारी ने प्रत्याशियों को दी। बैठक के बाद MLC चुनाव मैदान के रेस में निर्दलीय प्रत्याशी अजय नावंदर से पूछे जाने पर बताया गया कि अभी तो मतदाताओं से मेल मिलाप का दौर चल रहा है, आगे देखते हैं। आपला प्रचार आहे, फक्त सर्वांना भेटायचं चालू आहे, सर्वांना भेटण्याचं चालू आहे। आशा आपल्याला आशा तर काय झिरो चालू आहे ना, झिरो वरून बघू 20 तारखेला। चुनावी प्रक्रिया की वीडियो शूटिंग होगी, पर उससे प्रत्याशियों को तकलीफ नहीं होगी। विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के कुल 397 मतदाता इस चुनाव में मतदान करेंगे। मतदान करने की प्रक्रिया भी इसी बैठक में समझाई गई। चुनावी समाचार सिटी न्यूज। देखते क्या कहते हैं आज का कार्टून कोना। एक नजर मौसम की खबरों पर। सोमवार को शहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस आंका गया तो न्यूनतम तापमान 30 डिग्री पर स्थिर हुआ था। दिन भर गर्म हवाओं के झोंके चलते रहे,
जिससे शहर में उमस फैल गई थी। मंगलवार को तापमान के पारे में हल्के बढ़त के आसार है। पारा अचानक चढ़कर नीचे उतरेगा और बूंदाबांदी भी हो सकती है, ऐसा अंदेशा मौसम विभाग के हवाले से जताया जा रहा है। आज का सुविचार कहता है, आपको भाषा के अल्प विराम व पूर्ण विराम लगाना आता है, परंतु क्या व्यर्थ संकल्पों पर भी पूर्ण विराम लगाना आता है? जाते जाते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विजय तिवारी के आत्महत्या के कारण की जांच अधर में लटकी। बेटे के मौत के जिम्मेदारों को सजा दिलाने दर बदर भटक रहा बाप। राधा कृष्ण रेसिडेंसी फिर विवादों में, एक ही फ्लैट बेचा 3 ग्राहकों को। विवादित अपार्टमेंट के कई फ्लैटों में लगा है सील। पुलिस के बदसुल्कों की शिकार महिला लगा रही न्याय की गुहार। युवक क्रीड़ा मंडल ने किया नवनिर्वाचित पार्षदों का सम्मान। और एमएलसी चुनावी मैदान के सरगर्मियों ने पकड़ा जोर, प्रत्याशियों का मेल मिलाप अभियान जारी। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सखर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। या आप हमसे ट्विटर या फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं या हमें मेल कर सकते हैं। देश व दुनिया की खबरें और हर बुलेटिन को देखने के लिए लॉग इन कीजिए www.citynews.net इन पर। सिटी न्यूज पर कार्यक्रम और खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। देते आपसे इजाजत, इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार। दिवसाचा हा सर्वात सुखाचा क्षण कोणता आहे अन सांगे काय खरी यारा। इंडिया बुल्स होम लोन्स,